हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम 10th क्लास के एसएसटी पढ़ रहे थे, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। जियो का फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मतलब संसाधन और उनका विकास। संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से संसाधन है, उनके डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो संसाधन हमारे काम आ सकते हैं, हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो संसाधनों के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके विकास के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन दी है रिसोर्सेज कि संसाधन होते क्या है। रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our need, provide it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource। देखिए, रिसोर्स संसाधन क्या है कि हर एक वो वस्तु जो हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं जो आसपास के हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी नीड को, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, तकनीकी रूप से वो हमारे पास उपलब्ध है और आर्थिक रूप से वो हमारे पास पहुंच सकती है, यानी कि आर्थिक रूप से वो हमारे कंट्रोल में कि हम उनको खरीद सकते हैं या उनसे हम अपना काम ले सकते हैं। और कल्चर के द्वारा, जिस कल्चर में हम रहते हैं उनको हमारे कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है? संसाधन के रूप में जाना जाता है। यानी कि हर एक वो वस्तु जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जिससे हमारी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजिकली हमारे पास उपलब्ध है, आर्थिक रूप से भी हम समर्थ है कि उसको खरीद सकते हैं या वो हमारे पास वो मौजूद हो, और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए, उसी को क्या बोला जाता है? रिसोर्स बोला जा सकता है। देखिए, कुछ यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं, ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। जैसे ये स्क्रीन वगैरह है, मोबाइल्स वगैरह है, ये हेडफोन वगैरह है, ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज है जो हमारी जरूरतों के अनुसार हम इनका यूज करते हैं। तो हमने इसी चैप्टर के अंदर इन रिसोर्स के बारे में ही ज्यादा हमने पढ़ना है कि वो कैसे हमसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से हम उनका यूज कर रहे हैं। अब देखिए, एक ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया है, ट्रायंगल की शेप में शो किया गया है कि रिसोर्सेज के बारे में ये कि वो कैसे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे वो ह्यूमन बींग्स के साथ, यानी मानव के साथ वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे उनका हमारे साथ कनेक्शन है। देखिए, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन की सभी चीजें जैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इनका एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता। और उनका सेंटर कौन है? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग उनका सेंटर है कि ये सारी की सारी चीजें मनुष्य से ही जुड़ी हुई। जैसे देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, यानी संस्था चाहिए हमें। देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा किससे जुड़े हुए हैं? नेचर से जुड़े। मानव प्राणी है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा किससे? नेचर के साथ हम जुड़े हुए हैं। टू एक्सलेट द एंड दोबारा देखिए, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी कि मनुष्य है, मानव प्राणी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्या करता है? अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनुष्य क्या बनाता है? संस्थाएं बनाता है, इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू करता है। जैसे देखिए, ये मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, ये पहले टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर से जुड़े हुए हैं। और इनका अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे संस्थाओं का निर्माण करते हैं, कोई ना कोई अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जिससे मनुष्य अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करता है, आर्थिक विकास करता है और उसके द्वारा मनुष्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, देखिए, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया गया है। लिविंग थिंग्स, लिविंग जैसे देखिए प्लांट्स हैं, बायोटिक, यानी कि ये कैसे होते हैं? ये दो तरीके से दिखाया गया, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जैव, और ये अजैव जो अलग अलग है। जैसे लिविंग में जितने भी जीवित प्राणी है सभी जो लिविंग है वो बायोटिक में आते हैं। जैसे प्रोटिस्ट एनिमल, प्लांट्स, उसके साथ साथ फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? लिविंग के अंदर आते हैं, बायोटिक के अंदर आते हैं। एबायोटिक में जैसे वाटर, सोयल,
एयर, मिनरल्स एंड लाइट्स, ये किस में आते हैं? अबायोटिक के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को बांटा गया है, जैसे बायोटिक और एबायोटिक के बेस पे, और लिविंग और नॉन लिविंग के बेस पे। यानी कि ये लिविंग्स है, ये नॉन लिविंग है, यानी कि वो जिसमें जीवन है और ये जिसमें जीवन नहीं है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। अब देखिए इनको कैसे बांटा गया है। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले बायोटिक रिसोर्स, जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक मतलब जैविक संसाधन, जैव संसाधन। देखिए इसमें ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो कि हमारे जीव मंडल से हमें मिलते हैं। हैव ए लाइफ, इनके अंदर जीवन होता है। जो हमारा जैव मंडल है, जितने भी जीवित प्राणी है वो सभी इसका पार्ट है। और क्या है इसके अंदर? एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे इसमें ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वन्य जीव और वनस्पति है, फिशर्स है, लाइफ स्टॉक, जिसमें भी जीवन है, हर एक वो चीज हमारी किससे जुड़ी हुई है? बायोटिक से जुड़ी हुई है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। बायोटिक रिसोर्सेज अजैव, अजैव इनके जिसमें जीवन नहीं है, वो जैसे कंपोस्ट और नॉन लिविंग थिंग, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग्स के अंदर आती है। जैसे कि इसमें बताया रॉक्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, चट्टाने, धातु, वो क्या है? हमारी एबायोटिक है, नॉन लिविंग्स है, जो कि हमारे किसका? रिसोर्सेज का एक पार्ट है। और इनके बेस पे भी हम डेवलपमेंट में हम इनका यूज करते हैं। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको देखो कैसे डिवाइड किया गया है। डिवाइडिंग द इन्वायरमेंट, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक। देखिए ये बायोटिक है, यानी कि लाइफ है, यहाँ पे लाइफ नहीं है, जो ये एरिया दिखाया गया है और इसके बेस पे ये शो किया गया है। अब है ऑन द बेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, उपलब्धता के आधार पे। एक्सेसिबिलिटी का मतलब उपलब्धता, कि हमारे पास वो संसाधन कहाँ कहाँ से उपलब्ध है। जैसे इसको हम किस रूप में बांटते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, जिसको हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं हम जिसको। और नॉन नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है? उपलब्धता के आधार पे, यानी कि रिन्यूएबल, जिनकी उत्पत्ति बार बार की जा सकती है, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारी सोलर एनर्जी है, ये वाइंड है, ठीक है, ये क्या है हमारी? ये क्या है? रिन्यूएबल है, हम इसका बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, जैसे ये दिखाया है पेट्रोल के बारे में, बैटरी के बारे में या कोयले के बारे में, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, कि हम इनका एक बार यूज करके दोबारा यूज करने के लिए कि ऐसे है कि हम इनका आसानी से यूज नहीं कर सकते, हमें दोबारा से वो चीज दोबारा चाहिए, कि उसकी उत्पत्ति दोबारा चाहिए। ये नवीकरणीय है, इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें बताया गया रिन्यूएबल, अभी जो हमने जैसा पढ़ा था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिप्लेसेबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। यानी कि जिनको, यानी कि नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं, नवीकरणीय वो होते हैं, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको कि हम एक संसाधन के रूप में दोबारा यूज कर सकते हैं। कैसे? फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से, केमिकली रासायनिक रूप से, और मशीनरी मतलब यांत्रिक रूप से, एक प्रोसेस के द्वारा उनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे इसने बताया सोलर और वाइंड एनर्जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं मशीनों के द्वारा, यानी यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा और केमिकल के द्वारा, या फिर हम फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से हम इनका बार बार यूज कर सकते हैं।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज, यानी कि इनको कंटिन्यूस लगातार यूज के रूप में इनको मतलब यूज किया जा सकता है। फ्लो रिसोर्सेज के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे वाइंड या वाटर, जिसका हम एक फ्लो में लगातार हम उसका यूज कर रहे हैं, उसको आगे बांटा गया, इसकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय, मतलब जिनका हम एक बार यूज कर ले तो आसानी से हम उनका दोबारा यूज नहीं कर सकते। आर फॉर्म्ड ओवर अ सबस्टेंटली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये मतलब इसका क्या है कि इनको दोबारा से प्रोसेस होने के लिए, एक बार यूज होने के बाद इनको एक लंबी जैविक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, भौगोलिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल मिनरल्स, कि हमने एक बार जिन मिनरल्स को यूज कर लिया उस मिनरल को दोबारा बनाने के लिए काफी मतलब बहुत सारे वर्षों का टाइम लग जाएगा धरती में, मतलब वो आसानी से वो मिनरल नहीं बन पाते। एंड फॉसिल फ्यूल, जैसे जो हमारा ईंधन वगैरह है, कच्चा ईंधन है, वो भी अगर हम एक बार यूज कर ले तो दोबारा आसानी से वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बढ़ने की एक बड़ी जियोग्राफिकल प्रोसेस होगी, जियोलॉजिकल प्रोसेस होगी, बड़ी जैविक लंबी प्रक्रिया होगी, जिसके द्वारा इसको बढ़ने में काफी लंबा जो टाइम लगेगा, उसके बाद ही हम उसका यूज कर सकते हैं। दीज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, इनको आगे बांटा गया रिसाइकलेबल, कि हम दोबारा से उनको रिसाइकल कर सकते हैं, रिसोर्सेज मतलब दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे मेटल, यानी कि मेटल का मतलब धातु, जैसे आयरन है, गोल्ड है, यानी कि धातु को हम उस धातु में मतलब हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, उसी धातु को मेल्ट करके हम दोबारा से उसका कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे गोल्ड का, आयरन का, सिल्वर का, यानी कि उसका जो पहले प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसी धातु को, उसी यानी कि जो मेटल को हम दोबारा से मेल्ट करके पिघलाकर उससे कोई दूसरा जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको बोला जाता है रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जिसका हम एक बार यूज कर ले वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, जैसे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया। विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, यानी कि ये दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकता। एंड गेट एग्जिस्टेड विद देयर यूज, यानी उसके यूज के साथ वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी पूर्ति के लिए हमें दोबारा से वो चीज दोबारा यूज करनी पड़ेगी, वो आसानी से हमें उपलब्ध नहीं हो सकती। देखिए इनको रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल के रूप में डिवाइड किया गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। देखिए ये एग्जांपल बताया गया इसके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे, जैसे सोलर के बारे में बताया गया, वाइंड के बारे में बताया गया है, ये सारा का सारा क्या है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में है, कि जो बार बार हम उनका यूज कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे देखिए इसको कैसे बांटा गया है। सबसे पहले इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से बांटा गया है। कम्युनिटी आर्म्ड यानी किसी सामुदायिक रूप से, सामुदायिक। उसके बाद नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय। इन रूपों में जो ओनरशिप के बेस पे, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के बेस पे इनको बांटा गया है। इनको चार तरीके से बांटा गया है कि कोई भी रिसोर्स है वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी के द्वारा हो सकते हैं, वो नेशनल हो सकते हैं, या फिर वो इंटरनेशनल भी वो रिसोर्स हो सकते हैं। देखिए इनके बारे में आगे बताया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन, are resources that are owned privately by individual, यानी कि ये निजी रूप से किसी व्यक्ति का अधिकार होता है इनके ऊपर, यानी कि ये प्राइवेट या निजी रूप से होता है, किसी एक व्यक्ति के रूप में हो सकता है। लैंड आउंड बाय फार्मर, जैसे जमीन का किसानों के पास अधिकार है। अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार ने उनको दिया है। अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू वगैरह पे करने के बाद जो किसानों को ये अधिकार है कि वो उनका जमीन के ऊपर मालिकाना हक है, निजी अधिकार है उनका। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पोन्ड्स, वाटर इन वेल्स, यानी कि जो बागान वगैरह है, खेती वगैरह है, पोन्ड्स जो तालाब वगैरह है, वाटर कुएं वगैरह है, जो हमारे वाटर वेल्स हैं, ये किसके द्वारा, किसी एक व्यक्ति के भी हो सकते हैं, किसी निजी व्यक्ति का भी उनके ऊपर अधिकार हो सकता है।
प्लॉट्स हो सकते हैं, हाउस, या और हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का, वो गांव में भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है, कि किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल रूप से उसके ऊपर राइट्स हो सकता है, अधिकार हो सकता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज सामुदायिक में कम्युनिटी रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि सभी, ये कोई भी एक कम्युनिटी है उसके सभी मेंबरों के उसके ऊपर राइट्स होता है, अधिकार होता है। जैसे इसने एग्जांपल के रूप में बताया विलेज कॉमन, गांव का, जैसे गांव है वो पूरे के पूरे गांव का होता है। ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, जैसे वहां पे ब्यूरल ग्राउंड, जैसे जो शमशान वगैरह होते हैं हमारे वहां पे, वो सब। विलेज पॉन्ड, गांव के तालाब वगैरह, यानी कि वो क्या है, विलेज एक कम्युनिटी के रूप में है और पूरे के पूरे विलेज का उसके ऊपर राइट्स होता है, पूरा विलेज उसका यूज कर सकता है। पब्लिक पार्क भी होता है, पिकनिक स्पॉट या प्लेग्राउंड वगैरह, ये सब अर्बन एरियाज के अंदर क्या है, ये कम्युनिटी जो रिसोर्सेज है, मतलब सामुदायिक संसाधन है, इनका सभी लोग यूज कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एक संसाधन के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में सभी लोग उनके ऊपर अपना यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन, ये कौन से होते हैं, आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन एग्जाम्पल, यानी कि वो सभी संसाधन जो एक देश से जुड़े हुए, एक देश के विकास से जुड़े हुए हो, उनको क्या बोला जाता है, नेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। जैसे रोड्स, कैनल्स, रेलवेज, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। रोड्स हो गया, कैनल, नहरें वगैरह, रेलवेज वगैरह, ये क्या है, हमारे नेशनल है, जो कि पूरे देश के इंटरेस्ट के साथ, देश हित के साथ जुड़े हुए हैं और देश के कंट्री के डेवलपमेंट के साथ ये जुड़े हुए हैं। मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज है। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि वो जमीन जो पॉलिटिकल बाउंड्री से जुड़ी हुई हो, वो भी नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। टेरिटोरियल वाटर, जो पानी वगैरह है, वो ये भी विद इन द टर्म टेरिटोरियल वाटर रेफर टू द ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल मील्स, यानी कि 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि पानी का वो एरिया समुद्र के अंदर जो 12 मील तक आता है। 12 मील का मतलब 19.2 किलोमीटर, लगभग यानी कि 20 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है, उसको एक देश के अंदर अगर यूज किया जा रहा है तो वो क्या है, एक नेशनल रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी, देश का ये भी अधिकार है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकती है फॉर पब्लिक गुड, लोगों के हितों को देखते हुए। अगर जरूरत पड़ती है, कभी ऐसी जरूरत आ जाती है कि देश हित की बात आती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी अपना राइट्स लागू कर सकती है, उसको भी अपने अंडर में ले सकती है। अंडर डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड्स, यानी कि ये अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है, उसके ऊपर किसकी, जो गवर्नमेंट की राइट्स है, गवर्नमेंट जो हमारी अथॉरिटी है उसका ये पूरा राइट है कि वो उसको अपने कब्जे में या उसको अपने राइट्स में यूज कर सकती है, जो कि अगर नेशनल लेवल की बात आती है वहां पे। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल यानी कि ये एक देश से नहीं, ये हम इंटरनेशनली कई देशों से जुड़ा हुआ हो सकता है या पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, इंटरनेशनली जुड़े हुए होते हैं। These include the oceanic resources beyond 200 किलोमीटर, यानी कि ओशियनिक रिसोर्सेज से हम देखें तो लगभग 200 किलोमीटर का एरिया इसके अंदर आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विच बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये कोई भी देश, जो इंटरनेशनल लेवल की बात आ जाती है, कोई भी देश उनका यूटिलाइज नहीं कर सकता, उनको यूज नहीं कर सकता जब तक हम परमिशन नहीं लेते इंटरनेशनली, या जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सलाह नहीं लेते, हम उनसे परमिशन नहीं ले सकते, तब तक कोई भी देश उन संसाधनों का इंटरनेशनल लेवल पे यूज नहीं कर सकता। हम यूज कब कर सकते हैं, जब उनको कंसर्न किया जाए, उनको बताया जाए कि हाँ एक देश की बाउंड्री के अंदर इन संसाधनों की जरूरत है और वो संसाधन
इंटरनेशनली वे से क्या किए जाए, यूज किए जाए। इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन। भारत के पास ये अधिकार है कि वो माइंस में से क्या निकाल सकता है, मैग्नीज निकाल सकता है। कहां से? इंडियन ओशियन से, हिंद महासागर के अंदर से। एन एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि उसके इकोनॉमिकल जोन के अंदर आता है। तो हमारे पास इस चीज की कंफर्मेशन है कि हम इंडियन ओशियन के अंदर से जो उसकी बेड्स, जो उसकी रोक्स है, वहां से क्या इंडियन ओशियन के अंदर से क्या निकाल सकते हैं, हम माइंस में से मैग्नीज निकाल सकते हैं और अपने यूज में उसको ला सकते हैं और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। देखिए ये संसाधनों को दिखाया गया, रिसोर्सेज को, कि ये इंडिविजुअल है, कि जैसे ये हाउस के बारे में दिखाया गया है, ये क्या है, इंडिविजुअल है। ये पार्क वगैरह के बारे में दिखाया, ये एक कम्युनिटी का है। और देखिए ये नेशनल एक रेलवे के बारे में दिखाया गया है। और इंटरनेशनल देखिए ये जो 12 जोन के अंदर दिखाया, 12 माइल्स के अंदर दिखाया है, 200 मील्स के अंदर दिखाया गया। ये एरिया हाई सी एरिया के बारे में, यानी कि ये क्या है, एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। इंडिविजुअल है, कम्युनिटी का है, नेशनल है और ये इंटरनेशनल है। इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास स्तर के आधार पे कि डेवलपमेंट का लेवल कैसा है रिसोर्सेज का। देखिए दिखाया गया है यहां से, कैसे यहां से फिर यहां तक, यहां तक, यहां तक और फिर ऊपर लेवल तक। तो डेवलपमेंट होता जा रहा है कि डेवलपमेंट के विकास के आधार पे हम संसाधनों का कैसे यूज कर रहे हैं वो दिखाया गया। अब है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल कि जो हमारे पास उपलब्ध तो हैं लेकिन हम उनका अच्छी तरह से अभी तक यूज नहीं कर पाए, वो रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि वो एक ऐसे संसाधन है जो किसी भी क्षेत्र के अंदर आसानी से मिल सकते हैं लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सके, हम उनका अच्छे से यूज नहीं कर सके अभी तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने बताया वाइंड एंड सोलर एनर्जी, यानी कि पवन और सौर ऊर्जा के बारे में बताया। डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर ये बड़ी मात्रा में है लेकिन हम इनका अच्छे से यूज नहीं कर सके कि इनका कहां कहां पे यूज हो सकता है। डेवलप रिसोर्सेज के बारे में, are resources that have been surveyed and determined for utilization both qualitative and quantitative, यानी कि ये गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उपलब्ध तो है। वही बात ऊपर वाली है कि इनके यूटिलाइजेशन में हम उनका अच्छे से अभी तक यूज, इनके हम उनका थोड़ा बहुत ही यूज कर पाए हैं, हम उनका ज्यादा यूज अभी तक नहीं कर पाए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीसिबिलिटी, यानी कि हम उनकी ये हम कैसे रिसोर्सों का यूज कर पाए उनकी टेक्नोलॉजी के बेस पे और उनकी उपलब्धता के आधार पे कि वो हमारे पास किस लेवल तक वो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, हम उनका इस तरीके से यूज कर पाए हैं। कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी ये टॉपिक बचा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।